हेलो वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक भी ये चल रहा था। श्वसन तंत्र के बारे में हमने डेफिनेशन वगैरह देख ली थी। इसका किस प्रकार से एटीपी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और CO2 का किस प्रकार से प्रोसेस होता है, ये थोड़ा हमने बेसिक सी जानकारी ले ली थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि श्वसन तंत्र के हमने ये भी देखे थे क्या क्या इसके ऑर्गन होते हैं। श्वसन तंत्र में जो मुख्य चीज़ें तो होती है, एक तो अपने नेजल कैविटी होती है जिसे अपने नाम दिया था नेजल कैविटी। इसके अलावा बकल कैविटी, और इसके 3 भाग होते हैं नेजोफेरिंग्स। एक तो नेजोफेरिंग्स हो गया, दूसरा ओरोफेरिंग्स, और नीचे वाला पार्ट होता लोरिंगोफेरिंग्स। ठीक है। और फिर ये जो यहीं से अपना ये भाग 2 नलिकाओं में बढ़ जाता है जिसे अपने नाम दिया था, एक तो विंड पाइप और दूसरा फूड पाइप या फिर भोजन नलिका। जो अपने श्वसन नलिका होती है, एक बार रिवाइज कर लेते थोड़ा सा स्पीडली। श्वसन नलिका पर अपने सी शेप के एक संरचना पाई जाती है जिससे सी शेप कार्टिलेज पाई जाती है। हाइलिन कार्टिलेज एक उपास्थि के कार्टिलेज बने होते हैं जो कि अपूर्ण होते हैं। ये क्या करते हैं, जो अपनी श्वसन नलिका या फिर जो ट्रैकिया है उसको पिचकने से बचाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा यहीं पर एक छिद्र पाया जाता है, जो एक वॉइस बॉक्स नाम की एक संरचना पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं लैरिंक्स या फिर वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसकी ओपनिंग कहलाती है ग्लोटिस। वॉइस बॉक्स की ओपनिंग कहलाती है ग्लोटिस, और इसका जो एक इसे कवर की हुई एक संरचना पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है। और फिर ये ट्रेकिया अपने अपने लेफ्ट राइट लंग्स में विभाजित होती है। यहाँ से ट्रेकिया 2 भागों में डिवाइडेड हो जाती है। फिर ट्रेकिया जो होती है लंग्स में विभाजित होती रहती है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनिशियल, टर्मिनल, एल्वोलेट और ये एल्वोलरी डक्ट, ये इस प्रकार से लंग्स में विभाजित होती रहती है। अब इसके आगे हम देखते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे लंग्स थे वो किस में सुरक्षित थे, थोरेसिक कैविटी, यानी कि जो चेस्ट का जो एक ड्रमनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है उसमें सुरक्षित है। ये हमारी, अगर हम रेड कलर से दर्शाए इसको, तो ये थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी के अंदर भी एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, और लंग्स के ऊपर भी एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं विसरल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसे, प्लूरल फ्लूइड, यानी कि एक तरह से लिक्विड भरा होता है जिससे कि इन्हें पिचकने से बचाने का कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमने टॉपिक देखा था कि रेस्पिरेशन स्टेप। रेस्पिरेशन स्टेप में हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेप है। एक तो ब्रीदिंग होगी, इंटरनल रेस्पिरेशन हुआ, तीसरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ, चौथा सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ। ठीक है। अब इनके बारे में देखें कि इंटरनल कैसा होता है, ब्रीदिंग कैसी होती है। देखो, अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग 2 प्रकार से होता है। एक तो इनहेलेशन, यानी कि ऑक्सीजन या फिर श्वसन क्रिया के दौरान हवा को अंदर लेना, इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन, O2 को बाहर निष्कासित करना, सॉरी CO2 को बाहर निष्कासित करना क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन। देखो 2 चीज़ें हैं ब्रीदिंग में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। हम सबसे पहले बात पढ़ेंगे इनहेलेशन, ये ब्रीदिंग, क्योंकि हमने स्टेप में पढ़ी थी। हाँ, जैसे कि हमने डायरेक्ट यही पढ़ेंगे हम। जैसे लंग्स है, लंग्स में क्या होती है, वायु कूपिकाएँ होती है या फिर एल्वुलाई होती है, जिसके द्वारा क्या होती है गैसों का आदान प्रदान होता है, जिससे कि ये एल्वुलाई है, यानी कि वायु कूपिका है। ठीक है। ये वायु कूपिका है। ठीक है। वायु कूपिका में क्या होता है कि ऑक्सीजन आती है तो ये कहलाता है इनहेलेशन, और CO2 बाहर निकलती है तो इसे अपन बोलते हैं एक्सहेलेशन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जैसे ही आती है वायु कूपिका में, तो यहाँ पे जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में क्या होती है, जो अशुद्ध रक्त बहता है, तो इसमें ऑक्सीजन की मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशनता कम होती है,
और यहाँ पर वायु कुपिका में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अधिक होती है, यानी कि अधिक सांद्रता होती है। और हमने पढ़ा ही हुआ है कि विसरण का जो मूवमेंट होता है यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है, यानी कि ऑक्सीजन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की। अगर हम देखें कि जैसे कि दो चैम्बर है, एक चैम्बर में पानी अधिक है और दूसरे चैम्बर में पानी कम है, तो पानी का प्रवाह किधर होगा, अधिक चैम्बर से कम चैम्बर की ओर तक पानी आसानी से फ्लो होने लगता है। उसी प्रकार वायु कुपिका में जैसे ही ऑक्सीजन आती है, क्योंकि लंग्स से आएगी और लंग्स से जैसे ऑक्सीजन आएगी और यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है, और ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। और यहाँ पर CO2 अधिक होती है और CO2 किसमें, वायु कुपिका में कम होती है, तो वहाँ CO2 का प्रवाह होने लगता है। तो ये रेस्पिरेशन कैसा कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग तो हो गया, O2 का अंदर लेना और CO2 का बाहर निष्कासन करना, ब्रीदिंग हो गया। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि ब्लड वेसल से अधिक यानी कि वायु कुपिकाओं से, यानी कि जो एल्वोलाई है, ऑक्सीजन का अधिक, O2 का अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होना, जो कि ब्लड वेसल्स में होता है। और CO2 का अधिक से कम सांद्रता की ओर, यानी कि ब्लड वेसल में CO2, क्योंकि यहाँ अशुद्ध रक्त है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की यानी कि डीऑक्सीजनेट ब्लड बहता है, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और CO2 ज़्यादा होता है, तो CO2 वायु कुपिका में प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, तो ये कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई कैपिलरी, यानी कि जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है वो किस किस में हो रहा है, एक तो वायु कुपिकाओं और जो कैपिलरी जो ब्लड वेसल्स होती है, एक तो कैपिलरी आर्टरी, जिनमें से कैपिलरी में ही एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये हार्ट है। हार्ट है, देखो हार्ट में क्या होता है कि यहाँ से अशुद्ध रक्त लंग्स में आया, ठीक है, और लंग्स में ऑक्सीजन ली और शुद्ध होके ये वापस ऑर्गन को दिया, ऑर्गन के बाद वापस ये डीऑक्सीजनेट ब्लड हो जाता है। ठीक, अब क्या होता है, ऑक्सीजन जैसे ब्लड वेसल में आई, ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजनेट हो जाती है, और यहाँ पर जैसे सेल है, कोई ऑर्गन है, सेल में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जाती है और CO2 यहाँ पे प्रवाहित होने लगता है। यानी कि जैसे कोई सेल है, इस सेल में क्या होता है, ये एक डीऑक्सीजनेट सेल है। डीऑक्सीजनेट सेल में क्या होता है कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है और CO2 की मात्रा अधिक है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन आती है तो ये कैसे हो जाती है, ऑक्सीजनेट होने लगती है, और ये कहलाता है अपने इंटरनल रेस्पिरेशन। इस प्रकार का रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेट सेल होती है उसमें ऑक्सीजन आती है और CO2 किस में चल जाती है, ब्लड वेसल्स में चल जाती है। ये क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये सेल है, जैसे कि यही सेल है, अब ये सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन जैसे आती है, जैसे ही ऑक्सीजन आती है तो इसमें क्या बनने लगता है, ग्लूकोज प्लस, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज तो वैसे ही रहेगा क्योंकि भोजन का डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्वेशन हुआ, तो ग्लूकोज की क्वांटिटी मिलती है। और जैसे ही ऑक्सीजन आई, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मिली, ये ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन मिलते क्या बनता है, ATP, और ये CO2 बाहर ब्लड वेसल में वापस हार्ट के थ्रू किस में जाएगी, डीऑक्सीजनेट होकर ब्लड वेसल के थ्रू किस में जाएगी, लंग्स में, फिर वापस ऑक्सीजन। इस प्रकार से मूवमेंट चलता रहता है। तो ये कहलाता है अपने सेलुलर रेस्पिरेशन। आगे बात समझ में। यानी कि कहने का मतलब है, ब्रीदिंग तो हुआ, ऑक्सीजन इंटर करना और ऑक्सीजन CO2 को बाहर निकालना, ब्रीदिंग हुआ। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है कि जो ब्लड वेसल्स में से ऑक्सीजन का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, यानी कि यहाँ अधिक सांद्रता या कम सांद्रता की ओर ऑक्सीजन जाएगी, और CO2 की यहाँ अधिक सांद्रता की डीऑक्सीजनेट ब्लड है तो किस में जाएगी, वायु कुपिका। अब जैसे ही ऑक्सीजन जाती है, क्योंकि ये हार्ट है, हार्ट का डायग्राम हमने समझ ही लिया था कि यहाँ से डीऑक्सीजनेट ब्लड लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से ऑक्सीजन लेके फिर ऑर्गन में जाएगा, ऑर्गन को फिर ऑक्सीजन देगा, फिर डीऑक्सीजनेट, इस प्रकार से चलता रहता है। लेकिन जैसे ऑक्सीजन आती, यहाँ पर ऑर्गन मिल गया, या फिर डीऑक्सीजनेट सेल है तो सेल को जैसे O2 मिलती है और CO2 इसमें देती है। अब जैसे ही ऑक्सीजन इसे मिलती है तो ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर ATP बनाती है, कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन।
इंहेलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी। अब एक बार ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन व इंटरनल रेस्पिरेशन व सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो ब्रीदिंग में क्या होता है कि इनहेलेशन ऑफ रिच एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ आउट रिच एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 रिच एयर, यानी कि ऑक्सीजन का इंटर और आउट, CO2 का आउट, ये क्या रहता है ब्रीदिंग। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स, कैपिलरी एंड एल्वुलाई, यानी कि कैपिलरी और ब्लड वेसल में गैसों का आदान प्रदान होगा। तीसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन टिश्यू, कैपिलरी एंड डीऑक्सीनेट टिश्यू, यानी कि डीऑक्सीनेट टिश्यू व कैपिलरी व टिश्यू के बीच में क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन, यूज ऑफ O2 एंड ग्लूकोज बाई सेल ऑफ टू फॉर्म ATP, ये हमने देख लिया, ये लास्ट ATP बनाती है यहाँ पर, ये सेलुलर CO2। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। एक बार थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, थ्योरी में कुछ क्या क्या लिखा था कि लंग्स के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन लंग्स के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं विसरल प्लूरा। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर भी एक आवरण पाया जाता है, उसे अपन बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। फिर आगे हमने देखा था कि ट्रेकिया आगे कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जैसे कि प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी हुई, इनिशियल ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंकाई। ठीक है, इसके साथ ही हम देखें कि जो टर्सरी ब्रोंकाई की शाखाएँ, जो हमारी टर्सरी ब्रोंकाई की शाखाएँ होती है वो मेन व्यास की नलिकाएँ होती है, जिसे अपन ब्रोंक्यूल्स कहते हैं या फिर श्वसनिकाएँ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें श्वसन पथ की भीतरी सतह पर जो हमारा ट्रैकिए या विंड पाइप होता है उसकी भीतरी सतह पर पक्षमावी उपकला पाई जाती है। ठीक है, जिसमें श्लेष्मा स्रावी सेल्स पाई जाती है। पक्षमाव की गतियों द्वारा श्लेष्मा पदार्थ गले की ओर धकेलता है। ट्रेकिया की बात करें, ट्रेकिया सभी स्तरों के ब्रोंकाई, प्राथमिक हुआ, द्वितीय हुआ, तृतीय हुआ व आरंभिक ब्रोंक्यूल्स की बाहरी सतह पर सी शेप, ये हमने पढ़ ही लिया था कि उपास्थल छल्ले वाली संरचना पाई जाती है जो नलिकाओं को पिचकने से बचाते हैं। इसके आगे हम देखें कि ब्रोंक्यूल्स की अंतिम शाखा शीर्ष या फिर टर्मिनल कहलाती है। ये हमने देख लिया कि श्वसनिकाएँ कहलाती है जो प्रत्यक्ष रूप से कूपिकाई नलिकाओं, कूपिकाई कोष में खुलती है, क्योंकि ये अंतिम शाखा होती है। टर्मिनल जिसे अपन शीर्ष कहते हैं ये कूपिकाओं में ओपन होती है। कूपिकीय नलिका कूपिकी कोष की सतह पर रक्त कोशिकाओं का एक जाल होता है और इनकी भित्ति शोषण सतह पर, जो इनकी भित्ति होती है शोषण सतह पर CO2 रोटो का क्या करती है, विसरण के माध्यम से आदान प्रदान करती है। अब आगे हम देखें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग में हमने देखा था इनहेलेशन यानी कि अंदर लेना, एक्सहेलेशन बाहर निकालना। सबसे पहले हम देखें जैसे कि ये किसी ह्यूमन डायग्राम है, तो ये हो गया थोरेसिक कैविटी और ये हो गया अपने एब्डोमेन कैविटी और फिर ये हो गया अपने डायफ्राम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि थोरेसिक कैविटी होती है तो इस थोरेसिक कैविटी को यहाँ से कट करते हैं। तो थोरेसिक कैविटी को जैसे ही कट करते हैं तो हमें ये डायग्राम देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमें जैसे ये डायग्राम देखने को मिला, ये थोरेसिक कैविटी का डायग्राम है, ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अगर हम देखें तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा यानी कि बॉडी का ऊपर वाला पार्ट, ये यहाँ से ये वाला पार्ट कहलाएगा एंटीरियर, नीचे वाला पार्ट पोस्टीरियर और ये वाला पार्ट वेंट्रल आगे की तरफ और पीछे वाला पार्ट डोर्सल कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने इस पार्ट को लिया तो हमें ये संरचना दिखाएगी, इसमें ये लंग्स पड़े हुए। ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स के ऊपर एक आवरण है जिसे अपने नाम दिया था विसरल प्लूरा और थोरेसिक कैविटी के अंदर एक ये आवरण है जिसे अपने इससे दर्शा देते हैं, जिसे अपन बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। और ये जो बोन होती है इस बोन को अपने पढ़ लिया था जिसे अपन बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम
ठीक है। यहाँ से एक बोन निकली रहती है, ये इस प्रकार, ठीक है। ये ब्लैक रंग से दिखाई दे रही है, ये बोन आ रही है, यहाँ पर भी ये बोन आ रही है इस प्रकार से। इसे अपन बोलते हैं रिब्स। और ये जो पार्ट होता है एंटीरियर में एक बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम, उसी प्रकार पोस्टीरियर में यहीं पर अपने एक बोन होती है, इसे अपन बोलते हैं स्टर्नम। जो हमारी चेस्ट वाली बोन होती है, इसी स्टर्नम से रिब्स लगी रहती है जिस प्रकार से। इसके अलावा रिब्स के अंदर हमें कुछ मसल्स देखने को मिलती है, ये वाली, इस मसल को बोलते हैं अपन इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इसे अपन क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स। और ये हो गया हमारा डायफ्राम, ये हमारी बॉडी वॉल हो गई। अब हम देखेंगे किस प्रकार से ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है। ये हमने देखो लिख ही लिया है कि थोरेसिक चैम्बर इज मेड ऑफ एयर टाइट चैम्बर, यानी कि थोरेसिक कैविटी में एयर बहुत टाइटली जाती है। जो हमारा स्टर्नम होता है वो कैसा होता है, वेंट्रल, यानी कि स्टर्नम किस तरफ होता है, वेंट्रल साइड की तरफ होता है, क्योंकि हमने देखा वेंट्रली होता है। उसके अलावा वर्टिब्रेट कॉलम कौन सा होता है, बैकबोन की तरफ, यानी कि डोर्सल। ठीक है, रिब्स लेटरली, यानी कि रिब्स कैसे निकली होती है, पार्श्व में लेटरली निकली होती है, देखो रिब्स निकली हुई। ठीक है, डायफ्राम ऑन द लोअर साइड, ये हमारा लोअर साइड की तरफ क्या हो गया, डायफ्राम हो गया। ठीक है, अब हम इनहेलेशन की बात करें। देखो इनहेलेशन में होता क्या, इसमें ये होगा कि जैसे कि ये हमारा थोरेसिक चैम्बर है, ये हमारे लंग्स रखे हुए, ये मसल्स है। मसल से जो इंटरनल मसल है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल और दूसरी होती है इंटरनल कोस्टल। जैसे कि ये रिब्स है तो रिब्स के बाहर की तरफ होती है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और इसके उस तरफ की तरफ होती है, पीछे की तरफ होती है इंटरनल कोस्टल मसल्स। ठीक है, ये रिब्स होती है और ये हमारे स्टर्नम हो गए। तो इनहेलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होगा कि हमारी जो रिब्स है वो फैल के ऊपर की तरफ आती है, और जो हमारा डायफ्राम होता है वो कॉन्टैक्ट होकर क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है। क्योंकि जैसे हम ऑक्सीजन लेंगे तो चेस्ट फूलेगा, जैसे चेस्ट फूलेगा तो ये क्या होता है कि एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल होती है, ये मसल्स में क्या होता है, कांटेक्ट होता है। जैसे ही संकुचित होती है तो हमारा जो थोरेसिक चैम्बर होता है उसका आयतन बढ़ेगा, और थोरेसिक चैम्बर का जैसे ही आयतन बढ़ता है तो हमारे लंग्स का प्रेशर बढ़ने लगता है, यानी कि उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ रहेगा। बेसिकली देखा जाए तो हमारे जो लंग्स होते हैं और जो हमारी जो पैराइटल फ्लोरा होती है उससे चिपके रहते हैं, यानी कि सामान्य अवस्था में। लेकिन जैसे ये इंटरनल कोस्टल जो मसल्स होती है ये कांटेक्ट होती है तो इसका चैम्बर बढ़ने लगता है, यानी कि थोरेसिक कैविटी फूलने लगती है। जैसे थोरेसिक कैविटी फूलेगी तो उसका आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो लंग्स का भी आयतन बढ़ेगा और ऑक्सीजन आसानी से इंटर कर जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखो इनहेलेशन में दो मसल्स काम करती है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, क्योंकि इसी मसल्स के कॉन्टेक्ट के दौरान ही थोरेसिक कैविटी यानी थोरेसिक का चैम्बर फूलता है, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जैसे ही बढ़ेगा तो लंग्स का भी आयतन बढ़ेगा, और लंग्स का आयतन बढ़ेगा तो बाहर की हवा आसानी से अंदर प्रवेश कर जाती है। यानी कि बेसिकली यूँ देखें अपन तो जब ये चैम्बर नहीं बढ़ता है तो वॉल्यूम कम रहता है, किसका, लंग्स का, तो इस वजह से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। लेकिन जैसे ही ये एक्सटर्नल कोस्टल के मसल्स में कांटेक्ट होता है तो थोरेसिक कैविटी का चैम्बर का आयतन बढ़ेगा, और तो थोरेसिक कैविटी का जैसे चैम्बर का आयतन बढ़ेगा तो वो ये जो लंग्स है इससे चिपके रहते हैं वो भी फूल के क्या हो जाएंगे, डिस्टेंट दूरी बना लेंगे, और जैसे वॉल्यूम होता है इनका भी तो आसानी से ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं। डायफ्राम क्या करता है कि डायफ्राम एक मसल्स होती है, डायफ्राम भी एक तरह से मसल की तरह कार्य करती है। ये भी क्या होती है, कांटेक्ट होती है, और एक कांटेक्ट होकर क्या होती है, नीचे बढ़ जाती है। यानी कि ये जो मसल्स होती है रिब्स तो लेफ्ट और राइट की तरफ ऐसे फैलने का कार्य करती है,
लेकिन डायफ्राम इंटीरियर पोस्टीरियर की तरह यूँ बढ़ाने का कार्य करता है। देखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यानी कि रिब्स राइज अपवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि अपवर्ड व आउटवर्ड की तरफ इंक्रीज करने का कार्य करती है। और डायफ्राम इंक्रीज द वॉल्यूम इन देयर पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, वॉल्यूम इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस, यानी कि जो एक्सिस की तरफ एंटीरियर पोस्टीरियर के थ्रू वॉल्यूम को बढ़ाती है, यानी कि आयतन एंटीरियर पोस्टीरियर की तरफ बढ़ता है जैसे ही ऑक्सीजन आती है। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।